Here are some pictures on your screen. Can you identify which geographical features it is representing? As well as what is the location of this geographical features on the map of India? Yes, you can recall it. Right. This is an example of desert. But where it is located in India? You well know. आप जानते हैं कहां पर ये लोकेटेड है. जस्ट गो टू राजस्थान. मैप में आप देख रहे हैं राजस्थान, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट स्टेट है इंडिया का. एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको यहां पर थार डेजर्ट देखने को मिल रहा होगा. दिस इज बेसिक द लोकेशन ऑफ डेजर्ट. बट आप हमेशा सुनते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून के आने के बाद लगभग पूरा जो इंडियन लैंड मास है पूरा रेनफॉल से भर जाता है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं. फिर आखिरकार ये जो लोकेशन है राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट रीजन, व्हाई दिस रीजन इज ए डेजर्ट? क्या कुछ फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है? और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स आपका अरावली का पैरेलल हो जाना विद रिस्पेक्ट टू द साउथ वेस्ट मानसून, जो आपके अरेबियन सी ब्रांच से इंटर करते हैं. तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल. वी विल डिस्कस ऑल दीज factors and also you will able to learn various factors which affects the northwest region that we are able to call it as a desert. तो सबसे पहली बात तो ये कि डेजर्ट कहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है. डेजर्ट में आपको वेजिटेशंस देखने को नहीं मिलेंगे. वेजिटेशंस मिलेंगे तो वो जो आपके कैक्टस या फिर कांटे वाले पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जो शॉर्टर हाइट के होंगे, डीपर रूट्स होगा, सक्लेंट्स भी कहते हैं इनको. तो ये सब आपको वेजिटेशंस मिलते हैं. एज वेल एज इवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन, लू या फिर डस्ट स्टॉर्म्स जैसे कंडीशंस इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं. जैसे मैंने आपको मैप दिखाया तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं जो आपका लोकेशन है डेजर्ट का. यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सैंडी रीजन है, जो यहाँ पर आपको प्रॉपर सॉइल नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ लूज सॉइल, जब भी विंड यहाँ पर फ्लो करेगी तो आप मान के चलिए डस्ट स्टॉर्म्स होता है. एंड जो आपके डायर्नल वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो ये बेसिक आपका क्रक्स है. नाउ यू हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स. बट डेजर्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है, मिनिमल. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर वाटर की कमी रहती है एंड दैट लीड टू डेजर्ट लाइक कंडीशंस. लेकिन ये डेजर्ट बना कैसे, आखिरकार क्या फैक्टर्स हैं, उसको हम देखेंगे. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार आपका रेनफॉल होता कैसे है. उसको अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेजर्ट फॉर्मेशन. तो रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आप समझिए कि आपने बचपन में भी सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि जो आपके वाटर वेपर होते हैं ना, जब वो आपका हीट अप होता है तो वो राइज होता है एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो कंडेंस होता है, क्लाउड बनाता है. एंड क्लाउड के बाद जब वो सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता है तो अल्टीमेटली उसके बाद मोर एंड मोर वाटर वेपर इंटर नहीं कर पाते हैं एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू द सप्लाई ऑफ प्रिसिपिटेशन. तो यही वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो ये आपका प्रिसिपिटेशन के रूप में, रेनफॉल के रूप में आता है. लेकिन ये आपका जो रेनफॉल है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. एक तो होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं. दूसरा है आपका फ्रंटल रेनफॉल. तीसरा आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल. आप इमेज में देख सकते हो और आपको हमें आंसर भी देना है इन तीनों के नाम और इनके डिस्टिंक्शन. तो जब हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड सरफेस है ना, ग्राउंड सरफेस बिकॉज ऑफ द सन वो हीट अप करेगा एंड वाटर वेपर राइज होगा और क्लाउड फॉर्मेशन बनेगा और उसके बाद सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से जमीन पर गिरने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन. ये होता है कन्वेक्शनल. कन्वेक्शनल कहाँ पर होती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हीट होता है लैंड मास में, जैसे आपका इक्वेटोरियल रीजन की हम बात करते हैं. फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है, जो आपका फ्रंट से एयर मास, एयर मास इज व्हाट, होमोजीनियस मास ऑफ एयर. तो जब दो डिस्टिंक्ट एयर मास कोल्ड एंड वार्म हैविंग द मॉइस्चर मीट करते हैं
तो जो वार्म एयर है वो राइज होता है ओवर द कोल्ड एयर मास एंड एक्चुअली क्लाउड फॉर्मेशन होती है और वो फिर रेनफॉल देती है आपका, वो फ्रंटल हो गया। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों टाइप्स के बारे में उतना डिटेल में नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर रिलीफ रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इन रिलीफ रेनफॉल तभी हम समझ पाएंगे कि अरावली में डेजर्ट कंडीशंस क्यों बन रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो आप समझिए कि एक ओरोग्राफिक बैरियर होता है। ओरोग्राफिक मतलब क्या, माउंटेन्स। तो वो जो ओरोग्राफी है वो काफी ज्यादा हाइयर हाइट की होती है, तो मॉइस्चर लेडन विंड्स जब उस ओरोग्राफिक रीजन पर पहुंचती है तो विंड उससे टकराने के कारण वो राइज अप होती है, और जब वो राइज होती है तो आप मान के चलिए नॉर्मल लैप्स रेट आपने पढ़ा होगा कि जब एयर राइज होता है और अल्टीमेटली वो कूल डाउन होता है। क्यों कूल डाउन होता है? बिकॉज ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर कम होता है इन द ट्रोपोस्फेयर। क्या रेट है आपका पर किलोमीटर? 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो दैट्स वाई जो आपका मॉइस्चर लेडन विंड है जब आपका ओरोग्राफिक बैरियर को फेस करता है तो फिर आपका वो एयर मॉइस्चर कंडेंस होती है एंड वो फिर सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका 100% हो जाता है एंड उसके बाद वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसलिए वो प्रिसिपिटेशन के रूप में आपको रेनफॉल देती है। तो यहाँ पर क्या आप हमें आइडेंटिफाई कर बता सकते हैं कि आखिरकार कौन आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल का टाइप है, कौन सा आपका फ्रंटल है एंड कौन सा आपका कन्वेक्शनल है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका ओरोग्राफिक है, बिकॉज यहाँ पर आप माउंटेन देख रहे हैं, ये आपका एक प्रकार से ओरोग्राफिक बैरियर है। इसको और क्लियर तरीके से आप समझिए, आपको समझना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए ये जो है आपका माउंटेन, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आपके मॉइस्चर लेडन विंड आ रहे हैं अब इस ओरोग्राफिक बैरियर से टकराएंगे तो ये एयर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो क्लाउड है वो करेगी, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। और जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है तब आपका मॉइस्चर के रूप में जो क्लाउड है वो शेड करती है पानी को। तो दैट इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। होप यू अंडरस्टूड। तो ये समझने के बाद आपको थोड़ा सा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, ठीक है। अब वो जो ग्लास आपने लिया, लेट से कि उसमें एक भी बूंद वाटर नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वहां पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% है, एग्जाम्पल के रूप में। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर लीजिए और उसमें देखिए कि आपका वाटर या मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है परसेंटेज में, ठीक है। वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो अगर हमने लेट से कि एक वॉल्यूम ऑफ एयर लिया, एक वॉल्यूम ऑफ एयर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने देखा कि एक भी बूंद आपके वाटर वेपर नहीं है, तो यहाँ पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 0%। आप इसको बस इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि आपने ग्लास लिया है और उसमें आपका एक भी बूंद वाटर नहीं है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एटमोस्फेयर में वाटर कैसे ऐड होता है, कन्वेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर जब एयर राइज होती है तो टेम्परेचर कम होता है, तो आप मान के चलिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आपका वाटर ऐड हुआ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेट से कि 50% हो गई, यानी कि अभी भी एयर के पास कैपेसिटी है, ग्लास के पास कैपेसिटी है कि 50% मोर मॉइस्चर को वो ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% हो गया तो इसका मतलब अब जो है वाटर ऐड करने की क्षमता ग्लास की कम हो रही है, और जब ये 100% हो गया तो अब वो वाटर ऐड ही नहीं कर सकता। अब जो भी पानी इसमें हम डालेंगे वो आपका गिरने लगेगा, तो इसी को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। एंड बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन पॉइंट जब एक्स्ट्रा मॉइस्चर जब ऐड होने का प्रयास करेगा तो फिर वो ऐड नहीं होगा और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन के रूप में वो हमें देगा। तो यही चीज आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल में भी होता है जो हमने देखा, यही चीज आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल में भी होता है, यही चीज आपका जो फ्रंटल रेनफॉल है उसमें भी होता है। बिकॉज जब तक आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं होगा, आप मान के चलिए कि उस एयर में, उस वॉल्यूम ऑफ एयर में अभी भी मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता होगी। और एक बात और आपको समझना है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एयर जो है और ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है।
और जब हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की कम हो जाती है। दैट्स वाई जब आपका ओरोग्राफिक बैरियर आता है, ठीक है, और जो मॉइस्चर लेडन विंड आ रही होती है और जब वो राइज होती है बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक बैरियर से टकराने से, तो आप मान के चलिए कि जो जितना ऊपर जाएगा एयर उतना उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम हुआ तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया। तो दैट्स वाई इन द ओरोग्राफिक बैरियर विंड राइजेज अपवर्ड्स एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक ऐसा पीरियड आता है जब वो 100% हो जाता है। एंड इसको हम समझा सकते हैं आपके नॉर्मल लैप्स रेट का जो फॉर्मूला है कि पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, इन द ट्रोपोस्फेयर। तो आखिरकार अगर हम राजस्थान में डेजर्ट के फैक्टर्स को देखें तो एक मेजर फैक्टर्स, एक आप अदर फैक्टर्स के रूप में रिलेट कर सकते हैं। तो मेजर फैक्टर्स में क्या हो गया? पहली बात तो यही जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैरेलल फ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड टुवार्ड्स अरावली। बिकॉज ऑफ दिस जो आपका राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो आपका रेन शेडो जोन में आ जाता है। यहाँ पर आप मैप में देखिए, जब आपका मानसून का सीजन होता है, अभी आप मानसून का सीजन देख रहे हैं, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में बरसात हो रहा होगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन जिसको आप थर्ड डेजर्ट वाला रीजन कह रहे हैं वहां पर बरसात बिल्कुल मिनिमल हो रही होगी। क्यों? बिकॉज जो आपका अरावलीज है ना, ये आपका अरावलीज पैरेलल राय करता है। तो जब ये आपका अरेबियन सी ब्रांच गुजरात के माध्यम से इंटर करता है और राजस्थान को पहुंचता है, तो फिर ओरोग्राफिक राइज ऑफ द विंड नहीं हो पाते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान के चलिए 100% वहां पर नहीं हो पाती है, बिकॉज पैरेलली चली जाती है हवाएं, दिल्ली के पास चली जाएंगी और दिल्ली में बरसात करवा देंगी, लेकिन राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में बरसात नहीं करवाती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और यही अगर हम वेस्टर्न घाट से कंपेयर करें, केरला से कंपेयर करें, महाराष्ट्र से कंपेयर करें, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा ओरोग्राफिक बैरियर मिलता है। वो बैरियर क्या है? आपका वेस्टर्न घाट। एंड जब मॉइस्चर लेडन विंड वेस्टर्न घाट से टकराती है तो काफी ज्यादा वो राइज होती है। बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि केरला या फिर कर्नाटका में आपका रेनफॉल होते रहता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ध्यान रखना है आपको, मैंने कंपेरेटिवली आपको एनालिसिस करके बताया। नाउ अदर फैक्टर्स की बात करें तो आपका ऑफशोर ट्रेड विंड्स। ऑफशोर ट्रेड विंड्स क्या है कि हम जो है आपका कौन से बेल्ट में लाई करते हैं? सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। अब सब ट्रॉपिकल बेल्ट में यहाँ पर आप देखिए प्लेनेटरी विंड होती है। प्लेनेटरी विंड में क्या है? आपका ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड फ्लो करती है, अगर हम बात करें राजस्थान में, तो वो ऑफशोर है। ऑफशोर कहने का मतलब क्या हुआ कि लैंड मास से वो ओशियन की तरफ विंड जाती है, ये आपका ऑफशोर हो गया, ठीक है। और जो ऑनशोर होता है वो आपका ओशियन से या फिर वाटर बॉडी से लैंड मास की तरफ जाती है। तो जो ऑनशोर होता है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है और वो फिर आपको लैंड मास में मॉइस्चर को शेड करती है। तो आपने लैंड ब्रिज से सी ब्रिज सुना होगा, तो वो बेसिकली ऑनशोर ऑफशोर का ही खेल है। लेकिन यहाँ पर जो आपका राजस्थान वाला रीजन है वहां पर विंड जो है वो आपका ऑफशोर है। एंड बिकॉज ऑफ द ऑफशोर मॉइस्चर होती नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर ये ड्राई विंड्स होती हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड मॉइस्चर और द रेनफॉल इन दिस रीजन। तो मैंने दूसरा फैक्टर आपको बता दिया। तीसरा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो अगर आप राजस्थान के लैटिट्यूड को देखेंगे तो लगभग आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में है ये। एंड बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यहाँ पर आपका ऑलवेज हाई प्रेशर मेंटेन रहता है और कभी भी आपका जो एयर है वो हाई प्रेशर में रेनफॉल देगा ही नहीं। लो प्रेशर होना जरूरी है फॉर द रेनफॉल, फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। हाई प्रेशर में स्टेबिलिटी रहती है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका डेजर्ट रीजन हमें देखने को मिलता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे कि राजस्थान ठीक है, तो आपके यूपी और बिहार भी तो उसी लैटिट्यूड में राय करते हैं। तो बेसिकली जो हिमालयज है ना वो एक्स्ट्रा फैक्टर प्रोवाइड कर देता है। तो जो मॉइस्चर लेजेंड विंड है वो आपके हिमालय से टकरा के वो फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल कर देती है। दैट्स वाई इस रीजन में बरसात होती है लेकिन राजस्थान में नहीं होती है, बिकॉज ओरोग्राफिक बैरियर अरावलीज पैरेलली हो जाता है टू द साउथ वेस्ट मानसून दैट कम्स फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच। ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं। एज वेल एज अदर फैक्टर्स की बात करें तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में ईएल नीनो इफेक्ट, और ईएल नीनो का मतलब क्या होता है कि इंडिया में आपका ड्राइयर कंडीशंस हो जाएगा, तो राजस्थान में और ज़्यादा ड्रायर कंडीशंस हो जाएंगी और ज़्यादा रेनफॉल की कमी हो जाएंगी। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी एक फैक्टर है। उसके बाद एक है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो आप देख ही रहे हैं, एक रियलिटी भी बन गया है। और आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होगा, तो आपने सुना होगा कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो आपके इसी रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, राजस्थान में स्टेबलाइज थे। लेकिन आखिरकार
बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज वो ड्रायर रीजन्स आ गया वहां पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां से लोग चले गए। वन ऑफ द फैक्टर यही कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये डायनेमिक फैक्टर है। एंड अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर्स में कंटिनेंटलिटी। कंटिनेंटलिटी क्या होता है कि आप वाटर बॉडी से या फिर ओशियन से या सी से जितना दूर रहते हैं लैंड मास, वो हो गया आपका कॉन्टिनेंटलिटी। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एक कॉन्टिनेंटलिटी को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ओशियन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, हम चेन्नई की बात करें, तो ये जो है ना सी रीजन से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल सिटीज हैं। तो आप समझ सकते हो कॉन्टिनेंटलिटी, और कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाता है, ठीक है। एज वेल एज हाई इवोपरेशन, सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन की बात करें बिकॉज ऑफ द सैंडी सॉइल, मॉइस्चर यहाँ पर होती नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर होती नहीं है। एज वेल एज वेजिटेशंस की भी यहाँ पर कमी है। वेजिटेशंस होता है तो आपका जो वाटर होते हैं प्लांट्स में, ट्रीज में, वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। बट यहाँ पर वेजिटेशन भी उतनी ज़्यादा डेंस नहीं है, तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं मॉइस्चर ऐड करने में। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास सम ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा। देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड आपको मैप जरूर बनाने हैं अगर यूपीएससी में क्वेश्चंस ये आते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन फॉर द अनदर नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं।